नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। तो आज के 7 गुड न्यूज हम आपको बताने वाले हैं। सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की हम करेंगे। माना जाता है कि करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर डायनासोरों का राज था, लेकिन समय के साथ वो पृथ्वी से विलुप्त हो गए। जैसलमेर में डायनासोर के जीवाश्म मिले हैं और वैज्ञानिकों के मुताबिक इससे डायनासोर से जुड़े कुछ और रहस्यों का खुलासा हो सकता है। ऐसे में जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो यही है, उड़ने वाले डायनासोर की निशानियां। देखिए, जैसलमेर में एक बार फिर से डायनासोर से जुड़ी निशानियां मिली हैं और इस बार डायनासोर का जीवाश्म मिला है, जिसको लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि ये उड़ने वाले डायनासोर के जीवाश्म हैं। क्या राजस्थान के जैसलमेर कभी डायनासोरों का जुरासिक पार्क रहा था? क्या इन रेगिस्तानी इलाकों में उड़ने वाले डायनासोरों का बसेरा था? क्या कभी ये इलाका डायनासोरों की अलग अलग प्रजातियों का घर था? वैज्ञानिकों के मुताबिक इन सभी सवालों का जवाब हाँ में हो सकता है, क्योंकि इसकी पुष्टि जमीन में करोड़ों साल से दफन डायनासोरों के अवशेष कर रहे हैं। जैसलमेर जिले के फतेहगढ़ उपखंड के मेघा गांव में एक तालाब की खुदाई के दौरान कुछ ऐसे अवशेष मिले हैं जो पृथ्वी पर करोड़ों साल पहले रहने वाले विशालकाय जीवों के जीवाश्म हो सकते हैं। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि जमीन के नीचे दबे ये जीवाश्म करोड़ों साल पुराने हो सकते हैं। तो इसका मेन चीज़ अगर आप देखना चाहेंगे तो वर्टिब्रा जो कॉलम वर्टिब्रा होते हैं, जो अपनी रीढ़ की हड्डी होती है, वो पूरी अच्छी तरह से प्रिजर्व है। तो रीढ़ की हड्डी के जो पार्ट्स होते हैं, जैसे रिब्स होती है, वो पूरी पूरी करीब 2 इंच की है, एकदम प्रिजर्व है, फॉसिलाइज्ड है। और आप देखेंगे वहाँ से लेकर के ये काउंट शेप के अंदर ये पूरा प्रिजर्व हो रखा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक प्रारंभिक जांच से ये पता चल रहा है कि ये 8 से 10 फीट लंबे किसी जीव या उसके पंखों के अवशेष हैं, जो उड़ने वाले शाकाहारी डायनासोर के हो सकते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये अवशेष 18 करोड़ वर्ष पुराने डायनासोर का या उसके समकक्ष प्रजातियों के जीवाश्म हो सकते हैं। जुरासिक पीरियड की हम एज काल की बात करें तो 180 मिलियन ईयर्स, यानी करीब 18 करोड़ साल पुराना जुरासिक पीरियड रहा था। और जो डायनासोर जो उत्पत्ति हुई थी, करीब 23 करोड़ साल पहले हुई थी। 18 में जाकर के वो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल रेट पे थे और 13 में जाकर के ख़त्म हो गए थे। तो करीब 18 करोड़ साल तो इसको हम मान के चल ही सकते हैं। इन अवशेषों के डायनासोर से जुड़े होने का अनुमान इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि इससे पहले भी जैसलमेर के ही आकल और थैयात क्षेत्रों में डायनासोर से जुड़े अवशेष मिल चुके हैं और उनकी वैज्ञानिक पुष्टि भी हो चुकी है। थैयात के आसपास के इलाकों में डायनासोर के पंजे के निशान मिले थे। इसके साथ ही आकल गांव में भी करोड़ों साल पहले के पेड़ मिले हैं, जो अब पत्थर में तब्दील हो चुके हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि फतेहगढ़ में मिला जीवाश्मों का ढांचा भी डायनासोरों के कालखंड से जुड़ा हो सकता है। तो जैसलमेर की जो भू विज्ञान है वो जुरासिक पीरियड से रिलेटेड है। जुरासिक पीरियड अपने आप में एक बहुत समृद्ध काल रहा है भू विज्ञान का, अर्थ साइंस का और जीवन के विकास का। उस समय में डायनासोर जैसे जीव, डायनासोर जैसे लार्ज बड़े जीव, छोटे जीव, वो बहुत प्रचुर मात्रा में थे। तो उनका सर्वाइवल था, रेट थी वो सबसे ज़्यादा जुरासिक पीरियड में थी। उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी जैसलमेर में हमेशा से डायनासोर से रिलेटेड या जुरासिक पीरियड के काल के जो जीव होते हैं उनकी स्टडी होती रही थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक खुदाई में जो जीवाश्म मिले हैं वो रीढ़ की हड्डी की आकृति की तरह है और उसका पूरा कंकाल मिट्टी के अंदर 15 से 20 फीट नीचे दबा हो सकता है। भूजल वैज्ञानिक डॉक्टर नारायण इणखिया के मुताबिक ये एक महत्वपूर्ण खोज है और उन्होंने इसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार करके प्रशासन और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और पुरातत्व विभाग को भेज रहे हैं। आज ये जो चीज़ देखने को मिल रही है, ये केवल जैसलमेर की बात नहीं है। मैं तो पूरे ये कह रहा हूँ, पूरे इंडिया की बात नहीं है, पूरे विश्व में इस तरह की दुर्लभ चीज़ें मिलती है। और हमारा सौभाग्य है कि जैसलमेर जिले के अंदर इस तरह की फॉसिल मिल रहा है। और ये न केवल अध्ययन के इससे विषय से की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, बल्कि एक आम लोगों में जागरूकता लाने के लिए, टूरिस्ट पॉइंट
को डेवलप करने के लिए, जियो साइंस के प्रति लोगों को आकर्षित करने के लिए, हमारे जो जियोलॉजिकल धरोहरें हैं उनको संरक्षित करने के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है। डायनासोर करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर रहा करते थे और बाद में विलुप्त हो गए थे। डायनासोरों से जुड़ी खोजों के मुताबिक डायनासोर मेसोजोइक युग में रहते थे। इस युग को 3 कालों में बांटा गया है: ट्रायसिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियस काल। ट्रायसिक काल में डायनासोर की उत्पत्ति की शुरुआत हुई। जुरासिक और क्रिटेशियस में वे पृथ्वी पर सबसे प्रमुख जीव थे और क्रिटेशियस काल के अंत में अधिकांश गैर पक्षी डायनासोर विलुप्त हो गए। माना जा रहा है कि जैसलमेर में मिले इन जीवाश्मों के जरिए डायनासोरों के रहस्यों को और डिकोड किया जा सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार जैसलमेर का ये क्षेत्र डायनासोर बेसिन हो सकता है। यहाँ पर लगातार मिल रहे जीवाश्मों के अवशेषों को देखते हुए अगर यहाँ पर खुदाई हुई तो कच्छ बेसिन से लगते इस बेसिन में और भी डायनासोर की प्रजातियों के अवशेष मिल सकते हैं। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। हमारी अगली खबर लाखों लोगों की जिंदगी में फील गुड लाने वाली सौगात से जुड़ी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं कोलकाता की, जिसे आज अत्याधुनिक कनेक्टिविटी की सौगात मिली है। तो आज की हमारी जो दूसरी गुड न्यूज है वो यही है, दुर्गा पूजा से पहले नए मेट्रो का तोहफा। कोलकाता में 3 नए मेट्रो लाइन की शुरुआत हो रही है। इससे लाखों लोगों को आने जाने में सहूलियतें मिलेंगी। कोलकाता के लोगों के लिए आज का दिन बेहद खास है और इसकी वजह है कोलकाता मेट्रो के विस्तार की खास सौगात। कोलकाता को आज मेट्रो की 3 नई लाइनों का तोहफा मिला है। कोलकाता वो शहर है जहां तकरीबन 40 साल पहले भारत का पहला मेट्रो रेल सर्विस शुरू हुआ था और तकरीबन 40 साल बाद उस मेट्रो सर्विस को एक्सटेंड किया जा रहा है। 3 नए लाइनों को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है और इस समय हम बेलियाघाटा मेट्रो स्टेशन में मौजूद हैं। विमानबंदर यानी जय हिंद एयरपोर्ट से लेकर अलग अलग जगहों पर 3 अलग अलग लाइन से जुड़ेगी ये मेट्रो रेल सर्विसेज। कहा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा उन लोगों के लिए जो शहर के बाहर के हिस्से जैसे हावड़ा से वो कोलकाता पहुंचते हैं या फिर कोलकाता से जो एयरपोर्ट जाना चाहते हैं। तकरीबन 1.5 से 2 घंटे का समय अब सिर्फ 20 से 30 मिनट के समय में तय किया जा सकता है। कोलकाता को मेट्रो की जिन 3 नई लाइनों की सौगात मिली है उनमें एक है ग्रीन लाइन का विस्तार। ग्रीन लाइन के तहत एस्प्लेनेड से सियालदाह तक कोलकाता मेट्रो का विस्तार किया गया है। ये विस्तारित मेट्रो 2.45 किलोमीटर लंबी है। ये लाइन शहर के 2 सबसे भीड़भाड़ वाले इलाकों को जोड़ती है। सड़क मार्ग से ये दूरी तय करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं, जो मेट्रो से सिर्फ 11 मिनट में पूरी की जा सकती है। कोलकाता मेट्रो को दूसरी सौगात येलो लाइन की मिली है। 6.77 किलोमीटर लंबी ये लाइन नोआपाड़ा से जय हिंद हवाई अड्डे तक है। इससे हवाई यात्रियों और एयरपोर्ट स्टाफ दोनों के लिए सहूलियत होने वाली है। खास बात यह है कि इस लाइन पर दमदम कैंट में इंटरचेंज है, जिससे ये लाइन शहर के प्रमुख हिस्सों से जुड़ जाएगी। कोलकाता मेट्रो को मिला तीसरा तोहफा है ऑरेंज लाइन का विस्तार। 4.4 किलोमीटर लंबा ये विस्तार हेमंता मुखोपाध्याय स्टेशन से बेलीघाटा तक है। इस विस्तार ने साइंस सिटी को शहर के प्रमुख अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थाओं और व्यापारिक केंद्रों को जोड़ दिया है। इस विस्तार के बाद बेलीघाटा से कवि सुभाष स्टेशन तक यात्रा सिर्फ 32 मिनट में की जा सकेगी। आस्था और आनंद के पर्व के साथ जब विकास का पर्व भी जुड़ जाता है तो खुशी 2 गुनी हो जाती है। यहां से कुछ ही दूरी पर मुझे कोलकाता मेट्रो और हाईवे से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण का अवसर मिला है। मैं दमदम के, कोलकाता के आप सभी लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कोलकाता मेट्रो की इन 3 लाइनों के विस्तार का लोकार्पण किया। कोलकाता मेट्रो की 3 लाइनों के विस्तार के साथ ही
तीनों लाइनों पर ट्रेनों की संख्या भी बढ़ने वाली है। लाइन विस्तार के बाद ग्रीन लाइन पर कुल मेट्रो ट्रेनें बढ़कर 186 हो जाएंगी। इसी तरह बढ़ोतरी के बाद येलो लाइन पर कुल ट्रेनों की संख्या 120 हो जाएगी, तो वहीं ऑरेंज लाइन पर कुल ट्रेनों की संख्या 60 होने वाली है। एक अनुमान के मुताबिक कोलकाता मेट्रो के इस विस्तार से रोजाना 9 लाख से ज्यादा लोगों को लाभ होने वाला है। इसके जरिए शहर को न सिर्फ बेहतर कनेक्टिविटी मिलेगी, बल्कि लाखों लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में इसका असर दिखने वाला है। इससे न सिर्फ लोगों की यात्रा आसान और आरामदायक होने वाली है, बल्कि समय भी बचने वाला है। कोलकाता से तपस सेन गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अभी तक सामानों पर क्यूआर कोड प्रिंट किया जाता था, जिससे उस प्रोडक्ट के बारे में आम लोगों को पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन तमिलनाडु के एक स्कूल ने अनोखी पहल करते हुए क्यूआर कोड के जरिए एक अनोखी पहल की है। ऐसे में हमारी जो तीसरी गुड न्यूज़ है वो है बच्चों की यूनिफॉर्म पर क्यूआर कोड। जी हाँ, तमिलनाडु के त्रिची के एक प्राइमरी स्कूल में बच्चों की सुरक्षा के लिए एक नई पहल की गई है। ये है त्रिची के इडामलाई पट्टी का प्राइमरी स्कूल। इस स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5th तक पढ़ने वाले बच्चों की यूनिफॉर्म पर एक क्यूआर कोड प्रिंट किया गया है। यूनिफॉर्म की जेब पर प्रिंट इस क्यूआर कोड में बच्चे से जुड़ी सारी जानकारियां मौजूद है, जैसे वो किस स्कूल का बच्चा है और उसकी उम्र कितनी है। क्यूआर कोड में उस बच्चे के क्लास की जानकारी भी मौजूद है, यानी अगर बच्चे की ड्रेस पर मौजूद क्यूआर कोड को कोई भी स्कैन करेगा तो उस बच्चे के स्कूल और उसके क्लास की पूरी जानकारी मिल जाएगी। स्कूल प्रशासन के अनुसार ये कदम बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है। इस कदम का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि अगर कोई बच्चा कहीं गुम हो जाए तो वो सही सलामत अपने घर तक पहुंच सके। क्यूआर कोड से बच्चे की हर जानकारी मिलेगी, जिससे उनकी पहचान करना और उन्हें उनके परिवार तक पहुंचाना आसान हो जाएगा। अभी क्यूआर कोड में बच्चे का नाम और उसके पेरेंट्स का नाम नहीं जोड़ा गया है, लेकिन स्कूल प्रबंधन का कहना है कि जल्द ही कोड में बच्चे का नाम भी जोड़ा जाएगा। We are implementing the QR code uniform through this QR code. Even the children missing, if the children are missing, we have to find. It is very useful to find the children where they are studying and which class they are studying. We are updating with the technology in future. What's his name and their parents' address. We are trying with the technology in future. दुर्गम इलाकों में गश्त करने वाले फौजियों के लिए वडोदरा की एक छात्रा ने खास ड्रेस तैयार की है। इस ड्रेस के जरिए उनको लगातार सोलर एनर्जी मिलती रहेगी। तो जो हमारी चौथी गुड न्यूज़ है वो इसी से जुड़ी है। सैनिकों के लिए सोलर पावर वाली यूनिफॉर्म। सैनिकों के लिए आपको बता दें, 21 साल की खुशी पठान, जो कि फैशन डिजाइनिंग की छात्रा है, खुशी ने सैनिकों के लिए खास ड्रेस डिजाइन किया है। फौजियों के लिए बनी इस वर्दी में छोटे छोटे सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे इसको लगातार सोलर एनर्जी मिलती रहती है। सौर ऊर्जा के जरिए वो अपने उपकरणों को लगातार चार्ज कर सकते हैं। इस वर्दी का मुख्य उद्देश्य सीमा पर तैनात सैनिकों को संचार के लिए ऊर्जा का एक निरंतर स्रोत प्रदान करना है, खासकर जब वे दुर्गम और चुनौतीपूर्ण स्थानों पर गश्त कर रहे हों। इससे वे अपने कमांडिंग ऑफिसर और यूनिट से लगातार जुड़े रहेंगे। इस परियोजना पर काम शुरू करने से पहले खुशी ने भारतीय सैनिकों से मुलाकात की और उनकी समस्याओं के बारे में जाना। उन्होंने पाया कि दूर दराज के इलाकों में संचार उपकरणों के लिए बैटरी खत्म होने की समस्या एक बड़ी चुनौती है। इसी मुद्दे को ध्यान में रखते हुए खुशी ने फरवरी में इस वर्दी पर काम करना शुरू किया और 6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद इसका डिजाइन पूरा किया। इस वर्दी में तारों के लिए एक अलग से जगह बनाई गई है। खुशी का दावा है कि उन्होंने इसे तैयार करने से पहले 3 परीक्षण भी किए हैं। मुझे ऑलमोस्ट 6 महीने लगे हैं और बहुत सारे चैलेंजेस मैंने फेस किए हैं ड्यूरिंग दिस होल कंस्ट्रक्शन। स्टार्टिंग में तो पहले रिसर्च, क्योंकि प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। ऑनलाइन आर्टिकल्स भी देखे अगर हम, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि हमें सही ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो वो एक चैलेंजिंग था कि किस पे भरोसा करे, क्या एक्चुअल सही है क्या नहीं है। तो वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और फिर दूसरा चैलेंज टेक्नोलॉजी को लेकर था, बिकॉज मैं टेक्नोलॉजिकल बैकग्राउंड से नहीं हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन के बारे में मालूम नहीं है। तो सोलर पैनल्स के बारे में जानकारी निकालना, उसके बारे में सब पता करना कि सेफ है या नहीं, स्किन फ्रेंडली है या नहीं, वो सारी चीज़ें भी ध्यान में रखी है। हमारी ये खबर ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को खबरदार करने वाली है। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में ट्रैफिक रूल तोड़ना भारी पड़ने वाला है।
यूपी में ट्रैफिक पुलिस नियम तोड़ने वालों पर रुख सख्त कर रही है। हमारी जो आज की 5वीं खबर है वो इसी से जुड़ी है। ट्रैफिक चालान को ना करें नजरअंदाज। यूपी में ट्रैफिक कानून तोड़ने वालों पर सख्ती बरतने की तैयारी हो गई है। यूपी में वाहन का चालान 1 महीने के भीतर जमा नहीं करते हैं तो उस पर लेट फी देना पड़ेगा और ये विलंब शुल्क चालान की रकम का 5 से 10% तक हो सकता है। यूपी में ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों को गाड़ियों का लंबित चालान अब बहुत भारी पड़ने वाला है। प्रदेश में इसी महीने की 10 तारीख से चालान वसूली की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसके तहत अगर कोई गाड़ी मालिक 1 महीने के भीतर चालान जमा नहीं करता है तो उस पर विलंब शुल्क लगेगा, जो कि चालान की रकम का 5 से 10% तक हो सकता है। अगर वाहन मालिक 2 से 3 नोटिस पर जवाब नहीं देता है और पैसा नहीं जमा करता है तो सीधे उस लाइसेंस को कैंसिल कर दिया जाएगा जिससे वाहन चल रहा है। इसके साथ साथ उस रजिस्ट्रेशन को भी कैंसिल कर दिया जाएगा। इसकी पूरी शुरुआत परिवहन विभाग ने कर दी है। लंबे चालान वाले गाड़ी मालिकों को व्हाट्सएप चैटबॉट के जरिए सीधे उनके मोबाइल पर चालान भेजा जा रहा है। पहले चरण में जनवरी 2024 से इस साल जुलाई तक के चालान भेजे जा रहे हैं। इसके दूसरे चरण में ट्रैफिक विभाग 2022 और 2023 के लंबित चालानों की जानकारी गाड़ी मालिकों को भेजेगा। वाहनों पर चालान होने की वजह से वाहन मालिकों को पता नहीं होता है कि उनके वाहन पर कितने चालान हैं, जिसकी वजह से अब परिवहन विभाग ने चैटबॉट नंबर एक जारी किया है और उस नंबर के जरिए चैटबॉट के जरिए ये पता कर सकते हैं कि वाहन मालिक पर उसके वाहन पर कितने चालान हैं और उन चालानों को जमा किया जाना होगा। ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती गाजियाबाद में भी बढ़ गई है। लंबे चालान वालों को यहां नोटिस भेजे जा रहे हैं। साथ ही शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम लागू करने की तैयारी है। इसके तहत ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों का न सिर्फ ऑटोमेटिक चालान कटेगा बल्कि चालान वसूली में भी सख्ती बरती जाएगी। पर्पज यही है कि जो ट्रैफिक में अनुशासन होना चाहिए, अनुशासन न होने के कारण गाड़ियों के एक्सीडेंट हो रहे हैं, तो इससे जो है मेरा मानना है कि आने वाले समय में जो है ट्रैफिक के प्रति जो है एक जो रूल्स रेगुलेशन है उसमें एक अनुशासन आएगा और लोग जो है इसमें हेलमेट को फॉलो करेंगे, हेलमेट पहनेंगे और एक्सीडेंट की जो भी घटनाएं घटेंगी जिसमें हम लोग मृत्यु की घटनाओं को जो है हम लोगों को पाने में सफल हैं। उम्मीद है कि ट्रैफिक रूल तोड़ने वालों पर सख्ती से न सिर्फ ऐसे मामलों में कमी आएगी बल्कि आम राहगीरों के लिए सड़कें पहले से ज्यादा सुरक्षित होंगी। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव और गाजियाबाद से मयंक गौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। साफ सफाई को लेकर जयपुर नगर निगम ने एक खास पहल की है। जयपुर में अब कचरा फैलाने वालों को जुर्माना देना पड़ेगा और जुर्माना वसूलने के लिए निगम ने खास तैयारी भी की है। ऐसे में हमारी जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी हुई है और हमारी गुड न्यूज है कि सीसीटीवी से शहर की सफाई पर नजर। जी हाँ, जयपुर में गंदगी फैलाने वालों पर कैमरों की अब नजर रखी जाएगी। नगर निगम अब गंदगी फैलाने वालों पर सीसीटीवी के जरिए निगरानी रख रही है और जो भी कैमरे में गंदगी फैलाता हुआ नजर आएगा या कैद होगा, पहले उसे चेतावनी दी जाएगी और उसके बाद उस पर जुर्माना लगाया जाता है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर वैशाली नगर के सारथी मार्ग पर हाईटेक कैमरे लगाए गए हैं। इन कैमरों से कूड़ा फेंकने वालों की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। इन कैमरों से न सिर्फ कचरा फैलाने वालों पर निगरानी रखी जा रही है बल्कि 2-वे ऑडियो सिस्टम से उन्हें मौके पर ही चेतावनी भी दी जा रही है। चेतावनी नहीं मानने पर उन पर सीधे जुर्माना ठोका जा रहा है। इसके लिए नगर निगम के कंट्रोल रूम में दिन रात मॉनिटरिंग हो रही है। सड़क पर कचरा डालने वालों को चिन्हित कर 100 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक का चालान काटा जा रहा है। वहीं यदि कोई वाहन चालक कचरा डालता है तो उसकी गाड़ी नंबर के आधार पर आरटीओ से डिटेल लेकर उसके घर पर जुर्माने की रसीद भेजी जा रही है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा शहर में बनने वाले जीवीपी यानी कि गार्बेज वल्नरेबल पॉइंट को पूरी तरह से रोकने के लिए ये विशेष पहल शुरू की गई है। नगर निगम ग्रेटर जयपुर के द्वारा लाइव कैमरे लगाए गए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है जो अपने शहर को गंदा करते हैं उन पर प्रहार करने का।
और उनको हमारे कमांड सेंटर के माध्यम से उनको पोलिंग भी की जाती है, उनको बताया जाता है आप कचरा नहीं फेंकें वरना जुर्माना दिया जाएगा। और ये छोटा सा एक प्रयोग किया है और ये कारगर साबित हो रहा है। हम अन्य स्थानों पर भी जो हमारे जीवीपी पॉइंट है उन पर भी हम लगाएंगे ताकि वो वहाँ कचरा फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो, थोड़ा सा डर भी हो, क्योंकि भय बिना प्रीत नहीं। तो थोड़ा सा अब समय आ गया है कि अपने शहर के लिए और अलर्ट हो जाने का, क्योंकि इस बार 16वीं रैंक आई है। अब हम चाहेंगे ये जयपुर शहर इससे भी अच्छी रैंक डिज़र्व करता है और इसमें शहरवासियों की सहभागिता चाहिए और जयपुर को शीर्ष पे आना चाहिए। इसके लिए तमाम वो प्रयास किए जा रहे हैं जो होने चाहिए। गणपति उत्सव की तैयारी पूरे देश में चल रही है और पूरे जोश और उल्लास के साथ बप्पा के पधारने का इंतजार किया जा रहा है। झांसी में भक्त बप्पा को ट्रेन से धूमधाम के साथ लेकर आए। ऐसे में हमारी 7वीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। पंडाल में विराजे ट्रेन से पहुंचे गणपति। जी हां, बप्पा के आगमन की तैयारी पूरे देश में जोर शोर से चल रही है। जल्द ही बप्पा अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए पूजा पंडालों में विराजमान होंगे। लेकिन झांसी में बप्पा अनोखे अंदाज में विराजमान होने के लिए पधार चुके हैं। बप्पा की प्रतिमा को जबलपुर से झांसी लाया गया, वो भी ट्रेन से। जबलपुर से भगवान गणेश की प्रतिमा महाकौशल एक्सप्रेस से जब झांसी पहुंची तो उनका भक्तों ने जोरदार स्वागत किया। गाजे बाजे के साथ बप्पा का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। इसके बाद स्टेशन से ही बप्पा की प्रतिमा को भक्त ढोल नगाड़ों के साथ डांस करते हुए पूजा पंडाल ले गए। ये मूर्ति शहर कोतवाली क्षेत्र के बड़ा बाजार में स्थापित की जाती है और पिछले 35 वर्षों से भक्त बप्पा की प्रतिमा को जबलपुर से ही लेकर आते हैं। ये विगत 35 वर्षों से हम लोग जो है जबलपुर से बनवा रहे हैं। ये प्रतिमा हमारी जो है ट्रेन के माध्यम से हम लोग इसको लाते हैं। इसमें पार्सल में इसकी बुकिंग होती है और विधिवत जो है इसको हम लोग ला रहे हैं, क्योंकि जबलपुर कला की नगरी है। वहाँ पर हर घर में कला है और सुंदरता है। जो सुंदरता, भव्यता, दिव्यता जो वहाँ पर जो प्रदान की जाती है कारीगरों द्वारा, वो उसमें अभी हमारा बुंदेलखंड थोड़ा सा पीछे है। तो इसी के साथ 7 बजे 7 गुड न्यूज में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।